हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक क्रोमोसोमल थ्योरी। तो फर्स्टली हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो जेनेटिक्स का है, जेनेटिक्स जो बेसिस है वो किस पर बेस्ड है? जीन्स पर बेस्ड है। तो जो जीन्स होते हैं वो एक्चुअल में किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम्स पर। तो जब स्टार्टिंग में कंसेप्ट आया तो मेंडल ने जो वर्क करा था उसने लगभग अपने जो पेपर थे मेंडल ने वो कब पब्लिश करे थे? 65 में मेंडल ने अपने जो वर्क पब्लिश करे वो कब करे थे? 1865 तक। लेकिन क्या हुआ? 1900 तक वो क्या रहे? अनरिकॉग्नाइज्ड रहे। ठीक है, 1900 तक क्या रहे? वो अनरिकॉग्नाइज्ड रहे। तो क्यों रहे? उसका जो फर्स्ट रीजन रहा वो क्या रहा? उस टाइम पर क्या था? कम्युनिकेशन इजी नहीं था। फर्स्ट क्या हो गया उसमें? कम्युनिकेशन वॉज नॉट इजी। कम्युनिकेशन वॉज नॉट इजी दोज डेज। उस टाइम पे कम्युनिकेशन इजी नहीं था। सेकेंड कंसेप्ट उन्होंने क्या लिया? जीन्स का। तो जीन्स जो उन्होंने बोला था कि जीन्स एज अ स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट होती है जो ट्रेट्स के एक्सप्रेशंस को क्या करती है? कंट्रोल। तो उन्होंने क्या माना कि जीन्स एज अ स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट which control the expression of traits. ठीक है। थर्ड उन्होंने उसमें क्या लिया? थर्ड फैक्टर उन्होंने लिया इसमें कि जो मेंडल ने उसको मैथमेटिकली अप्रोच नहीं दी थी। मतलब मैथमेटिकली जो अप्रोच यूज करी थी मेंडल ने, वो बायोलॉजिकली फिनोमिना को लेकर उन्होंने आगे जाके बायोलॉजिस्ट ने उस टाइम पे उसको एक बहुत ज्यादा आगे क्या करा? एक अलग अप्रोच निकाल दी उसकी। तो मेंडल का जो अप्रोच था वो किस पर बेस्ड था? Mendel's approach was mathematically. ठीक है, तो इन तीन रीजंस की वजह से वो 1900 तक क्या हुआ? उतना ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया उसका वर्क। लेकिन जब उन्होंने बाद में मतलब कि इसका देखा, कंसेप्ट देखा, तो इन्होंने इसके बाद तीन साइंटिस्ट आए थे। तीन साइंटिस्ट थे 1900 के अंदर। एक तो थे डिवरिस और एक थे ये कॉरेंस। थर्ड साइंटिस्ट थे टिशरमैन। इन्होंने तीनों ने जो है 1900 के अंदर मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर करा। ठीक है, इन्होंने क्या करा? रीडिस्कवर्ड द मेंडल्स वर्क। फिर उसके बाद अब तक तो जो था उन्होंने मेन कंसेप्ट क्या लिया हुआ था? जीन था कि जीन स्टेबल है, डिस्क्रीट यूनिट है। तो इन्होंने क्या करा? एक्चुअल में इन्होंने क्या करा? माइक्रोस्कोप को यूज करना शुरू करा। माइक्रोस्कोप यूज हुए तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से इन्होंने जब सेल को देखा, सेल डिवीजन के टाइम पे सेल का स्ट्रक्चर देखा, तो उसमें उन्होंने न्यूक्लियस ऑब्जर्व करा। तो न्यूक्लियस के अंदर इन्होंने क्या देखा? डबल डिवाइडेड स्ट्रक्चर देखा सेल डिवीजन के टाइम पे, जिसको कि नाम दिया गया क्रोमोसोम। ठीक है, इसमें देखा इन्होंने डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर देखा। किसमें? इन्होंने न्यूक्लियस में, जिसको कि क्या नाम दिया गया? क्रोमोसोम। कलर बॉडी, ये इन्होंने स्टेनिंग के थ्रू क्रोमोसोम को ऑब्जर्व करा था। स्टेन करने के बाद तो इन्होंने इसको नाम दिया क्रोमोसोम। फिर उसके बाद 1902 में
कौन साइंटिस्ट आए? सटन एंड बोवेरी, दो साइंटिस्ट थे ये। तो 1902 में उन्होंने कंसेप्ट दिया कि जो इनहेरिटेंस का बेसिस है वो जीन्स ना होकर क्या है? क्रोमोसोम है। जीन्स ना होकर ही बोल सकते हो आप, या ये कह सकते हैं कि जीन्स और क्रोमोसोम्स लगभग पैरेलली वर्क करते हैं, क्योंकि जीन्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम पर ही लोकेटेड होते हैं। तो ये कंसेप्ट किसने दिया? बाय सटन एंड बोवेरी 1902 में। तो इनहेरिटेंस का व्हीकल या हेरिडिटी का व्हीकल जो है उन्होंने किसको माना? क्रोमोसोम को। तो इन्होंने जो फर्स्ट कंसेप्ट दिया कि जो क्रोमोसोम है वो जीन्स के पैरेलली बिहेवियर करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट उन्होंने इसमें पॉइंट क्या दिया? क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन, के जो क्रोमोसोम्स हैं वो जीन्स के पैरेलली बिहेवियर शो करते हैं। सेकेंड उन्होंने क्या दिया कि जैसे जीन्स हमेशा पेयर में रहता है, उसी तरीके से क्रोमोसोम्स भी क्या होते हैं? पेयर्स में रहते हैं, अकर्स इन पेयर, ठीक है। दोनों क्रोमोसोम भी और जीन्स भी उसी के बेसिस पे कि जो जीन्स होते हैं जब वो पेयर्स में मिलते हैं, जैसे हमने बोला कि जीन होता है एलील का पेयर, उसी तरीके से क्रोमोसोम क्रोमेटिड से मिलके बनते हैं। तो जीन्स जो होते हैं वो किस पे लोकेटेड होते हैं? जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम। जब क्रोमोसोम्स आपस में क्रॉस करेंगे, साइनेप्सिस करेंगे, तभी क्या होगा? जीन्स भी क्रॉस करेगा, अदरवाइज जीन क्रॉस नहीं कर सकता। जब तक कि क्रोमोसोम आपस में क्रॉस नहीं करेंगे तब तक जीन भी क्या नहीं हो सकते हैं? क्रॉस नहीं हो सकते हैं। इन्हीं बेसिस पे उन्होंने क्रोमोसोम को बेसिक यूनिट ली, किसकी? इनहेरिटेंस की। फिर इसमें हम नेक्स्ट लेते हैं कि हेरिडिटी जो फैक्टर है, जो भी जीन है या क्रोमोसोम्स हैं, वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में। तो हेरिडिटी फैक्टर्स आर present in न्यूक्लियस। अब उसमें हम न्यूक्लियस में जीन की भी बोल सकते हैं, क्रोमोसोम भी। तो एक्चुअल में कौन होते हैं न्यूक्लियस में? क्रोमोसोम। और जीन किस पर होते हैं? क्रोमोसोम्स के ऊपर। तो हेरिडिटी फैक्टर किस पे प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस पे। और जो स्पर्म और एग होता है वो हमेशा एक ब्रिज का काम करता है, वन जनरेशन टू अदर। तो इसमें स्पर्म और एग जो है, यानी कि क्या है? गैमीट है। स्पर्म एंड एग सेल जो होती हैं वो किसका काम कर रही हैं? प्रोवाइड ओनली ब्रिज। ठीक है, ये सिर्फ किसका काम कर रही हैं? ब्रिज का काम कर रही हैं, फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, मतलब पास करने के लिए कैरेक्टर्स या जीन्स को जो ट्रांसफर करते हैं वो कर रही है, कौन कर रहा है? गैमीट। क्योंकि गैमीट देखिए, जैसे हमने ये 2n यानी कि एक फीमेल सेल है और एक ये क्या है? मेल सेल है। तो इसका गैमीट हम क्या इसका जो गैमीट बनेगा वो एग होगा, वो क्या होगा? एन। इसी तरह से इसका जो गैमीट होगा स्पर्म हुआ, वो क्या हुआ? एन। तो ये दोनों जो सिंगल गैमीट यानी कि सिंगल क्रोमोसोम को लेकर आ रहे हैं, तो सिंगल क्रोमोसोम दोनों का एक एक क्रोमोसोम आकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है। तो ये कंसेप्ट है किसका? क्रोमोसोमल थ्योरी का, कि एक्चुअल में कौन पास हो रहा है? क्रोमोसोम पास हो रहा है। जब क्रोमोसोम पास हो रहा है तो उसी के ऊपर कौन प्रेजेंट है? जीन प्रेजेंट है। तो जब सेग्रीगेशन होता है, गैमीट फॉर्मेशन होता है, तो सेग्रीगेशन में क्या हो रहा है कि एक गैमीट में एक ही क्रोमोसोम आ रहा है एक पेरेंट का, ठीक है। और जब वो आपस में फ्यूज्ड होते हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, तो जो ऑर्गेनिज्म आ रहा है, ऑफस्प्रिंग आ रहा है, उसमें दोनों पेरेंट के एक एक क्रोमोसोम आपस में मिक्स हो जाता है, ज्वाइंट हो जाता है। तो दैट इज द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इन सेग्रीगेशन टेक्निक। तो इसके थ्रू आप फाइंड कर सकते हो कि हम बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम ही एक्चुअल में साइनेप्सिस हो रहा है, क्रोमोसोम ही सेग्रीगेट हो रहा है और क्रोमोसोम ही इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं।
अब जीन्स को हम क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जीन्स कहां पर लोकेटेड है, क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड है। तो जब क्रोमोसोम सेपरेट होगा या क्रोमोसोम पास ऑन होगा तभी क्या होंगे, जीन भी पास ऑन होंगे, अदरवाइज जीन भी पास नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए जो सटन एंड बोवेरी थे उन्होंने बेसिक जो लिया जेनेटिक्स का, या आप बोल सकते हो हेरिडिटी का जो बेस लिया, बेसिक यूनिट ली, वो क्या ली उन्होंने, क्रोमोसोम को मानी। तो इसके बेसिस पे हम उन्होंने बोला कि जो स्पर्म और एग सेल है वो सिर्फ ब्रिज का एक ब्रिज का काम क्या होता है कि व्हीकल को पास कराना, रिवर को क्रॉस कराने का काम हो गया। तो उसी तरीके से इसका काम यहाँ पे क्या है, स्पर्म और एग सेल को कैरेक्टर को ट्रांसमिट करना फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, या जीन को ट्रांसफर करना। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसमें जो है स्पर्म और एग हमेशा क्या होते हैं, इसमें हैप्लॉइड सेट होते हैं। यानी कि जो स्पर्म, अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी गैमीट हैं, अभी यहाँ पे हमने क्या बोला कि स्पर्म और एग में हमेशा क्या होते हैं, हैप्लॉइड सेट, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तभी तो जब इनका हैप्लॉइड होगा तभी तो दोनों का एक एक सेट आकर डिप्लॉइड बनेगा। अगर इसमें ही डिप्लॉइड हुआ तो क्या होगा, टेट्राप्लॉइड कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो इसलिए हमेशा क्या होते हैं गैमीट में क्या होता है, हैप्लॉइड सेट। फिर होमोलोगस क्रोमोसोम्स ही क्या करते हैं, साइनेप्सिस करते हैं। क्रोमोसोम्स ही क्या करेगा, साइनेप्सिस करेगा। किसके टाइम पर, मियोसिस के टाइम पर, साइनेप्स ड्यूरिंग मियोसिस। ठीक है, मियोसिस के टाइम पे साइनेप्स करेगा और फिर क्या होता है, ये सेपरेट होता है और पास ऑन होता है किसमें, सेल में, है ना, एंड गेट सेपरेट, एंड गेट सेपरेट एंड pass in cell on the basis of segregation and independent assortment। ठीक है, तो यहाँ पे हमने, या सटन एंड बोवेरी ने जो है क्रोमोसोम और किसको, जीन को, दोनों को एक दूसरे के क्या लिया है, पैरेलल लिया है। ठीक है, क्रोमोसोम और जीन क्या है, एक दूसरे के पैरेलली वर्क करते हैं, उनका बिहेवियर, नेचर लगभग क्या बोली उन्होंने, सेम है। क्योंकि जीन्स हमेशा किस पे लोकेटेड होते हैं, क्रोमोसोम पर। और क्रोमोसोम कहाँ मिलते हैं, जो हेरिडिटी फैक्टर है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस ही डिवाइड होकर जब क्या करता है, पास ऑन करता है क्रोमोसोम्स को। फिर उसके बाद स्पर्म और जो एग है वो ब्रिज का काम कर रहे हैं, किसका, पास ऑन करने के लिए क्रोमोसोम्स को फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। जब क्रोमोसोम पास हो रहा है तभी जीन पास होंगे। स्पर्म और एग में हमेशा क्या होते हैं, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। तो जब उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होंगे तभी दोनों फ्यूज्ड होके एक डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को फॉर्म कर सकता है। उसके बाद क्रोमोसोम साइनेप्स करता है मियोसिस में, उसके बाद वो सेपरेट होते हैं। सेपरेट होने के बाद क्या होगा, उनमें वो पास होंगे दूसरी सेल में, और जो पास हो रहे हैं या सेपरेट हो रहे हैं वो किसके बेसिस पे हो रहे हैं, सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बेसिस पे, जिसके बेसिस पे मेंडल ने जीन को बोला था। तो वही चीज इन्होंने जीन के साथ साथ किसको बताई, क्रोमोसोम को। इसी वजह से इस थ्योरी का नाम दिया गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इसमें जो है किसी भी मेटाफेज, एनाफेज या सेल डिवीजन में किसी भी फेज पे आप देखोगे तो उसमें क्रोमोसोम ही क्या होते हैं, आपस में कंबाइंड होंगे, साइनेप्स करेंगे और वो क्या होंगे, फिर सेपरेट होते हैं। और सेपरेट होने के बाद ही क्या होते हैं, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में या एक सेल से दूसरी सेल में क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। तो ये कौन सी थ्योरी हुई, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय द सटन एंड बोवेरी। तो ये कंसेप्ट दिया और आगे अप्लाई भी करा गया।
तो बेसिकली वैसे तो जीन को ही हम लोग यूनिट बोलते हैं हेरिडिटी की, लेकिन एक्चुअल में कौन है? क्रोमोसोम। ठीक, तो आप लोग को मैं समझती हूँ समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है, कंसेप्ट क्लियर लगता है, तो प्लीज़ इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आऊँगी। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।